किस्मत और जोखिम कुछ भी उतना अच्छा या उतना बुरा नहीं होता जितना लगता है। किस्मत और जोखिम सगे भाई जैसे हैं। दोनों यही सच्चाई बताते हैं कि हमारी जिंदगी के नतीजे सिर्फ हमारी मेहनत से नहीं, बल्कि बहुत सारे बाहरी कारणों से भी तय होते हैं। एनवाईयू के प्रोफेसर स्कॉट गैलोवे का एक कमाल का आइडिया है, जिसे अपने और दूसरों की सक्सेस को जज करते वक्त याद रखना चाहिए। कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना ऊपर से लगता है। बिल गेट्स दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक में पढ़े जहां कंप्यूटर था। सिएटल के पास लेक्साइड स्कूल में कंप्यूटर कैसे आया, वो कहानी ही अपने आप में हैरान करने वाली है। एक टीचर थे, बिल डॉगल, जो वर्ल्ड वॉर आई के नेवी पायलट रह चुके थे और बाद में मैथ और साइंस पढ़ाने लगे। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर पॉल एलन बताते हैं, डॉगल को लगता था कि किताब से पढ़ाई काफ़ी नहीं है जब तक रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ना हो, और वो ये भी समझ गए थे कि कॉलेज में कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ज़रूरी होगी। 1960 में उन्होंने स्कूल की मदर्स क्लब से रिक्वेस्ट की कि अपने सालाना रद्दी माल रमेज सेल से कमाए गए $3000 का यूज़ करके एक टेलीटाइप मॉडल 30 कंप्यूटर किराए पर लिया जाए, जो जीई के मेनाफ्रेम से कनेक्ट होता था। गेट्स बाद में बोले, टाइम शेयरिंग जैसी चीज़ तो 1965 में ही इन्वेंट हुई थी। किसी ने बड़ी दूर की सोच रखी थी। उस समय अमेरिका के ज़्यादातर ग्रेजुएट स्कूल्स के पास भी उतना एडवांस कंप्यूटर नहीं था जितना गेट्स को 8वीं क्लास में मिल गया था, और गेट्स तो उसमें पूरी तरह डूब गए। 13 साल की उम्र में गेट्स की मुलाकात अपने क्लासमेट पॉल एलन से हुई, जो खुद कंप्यूटर के दीवाने थे, और दोनों की खूब पटने लगी। लेक्साइड का कंप्यूटर स्कूल की मेन स्टडी में नहीं आता था। ये एक इंडिपेंडेंट स्टडी प्रोग्राम था। बिल और पॉल को फुल आज़ादी थी। स्कूल के बाद रात को, वीकेंड में जब चाहो मस्ती करो, और यहीं से दोनों कंप्यूटर के मास्टर बन गए। एक दिन रात में काम करते हुए गेट्स ने पॉल एलन को फॉर्च्यून मैगजीन दिखाई और पूछा, क्या लगता है फॉर्च्यून 500 कंपनी चलाना कैसा होता होगा? पॉल बोले, पता नहीं। बिल बोला, शायद एक दिन हमारी खुद की कंप्यूटर कंपनी होगी, और वही कंपनी आज माइक्रोसॉफ्ट है, जिसकी वैल्यू अब $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। अब थोड़ा मैथ करें, 1968 में दुनिया भर में करीब 303 मिलियन हाई स्कूल एज के बच्चे थे। इनमें से 10 मिलियन अमेरिका में थे, 270,000 वॉशिंगटन स्टेट में, 100,000 पल सिएटल के आसपास, और सिर्फ 300 बच्चे लेक्साइड स्कूल में पढ़ते थे। यानी 303 मिलियन में से सिर्फ एक बच्चा उस स्कूल में था, और वो थे बिल गेट्स। गेट्स खुद मानते हैं, अगर लेक्साइड नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। गेट्स सुपर इंटेलिजेंट हैं, मेहनती हैं, और उनके पास एक ऐसा विजन था जो उस समय के बड़े बड़े कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव्स को भी नहीं था। लेकिन साथ ही उन्हें 1 इन अ मिलियन हेड स्टार्ट भी मिला। अब बात करते हैं गेट्स के दोस्त केंट इवांस की जिसने किस्मत नहीं बल्कि जोखिम का सामना किया। बिल गेट्स और पॉल एलन की तरह केंट इवांस भी लेक्साइड का कंप्यूटर प्रोडिजी था। 8वीं में गेट्स से दोस्ती हुई। बिल मानते हैं कि क्लास में सबसे तेज दिमाग वाला बच्चा केंट था। गेट्स डॉक्यूमेंट्री इनसाइड बिल्स ब्रेन में बताते हैं, हम फोन पर घंटों बात करते थे, आज भी मुझे उसका नंबर याद है, 585-7851। केंट भी कंप्यूटर के मामले में गेट्स और एलन जितना ही स्किल्ड था। एक बार स्कूल में क्लास शेड्यूल बनाना बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया, तो स्कूल ने ये टास्क बच्चों बिल और केंट को दे दिया, और दोनों ने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाकर काम कर दिखाया। केंट में भी बिजनेस माइंड और बड़ी सोच थी। गेट्स कहते हैं, केंट हमेशा एक बड़ा सा ब्रीफ केस लेकर चलता था, जैसे कोई लॉयर हो। हम लोग हर वक्त प्लानिंग करते रहते थे कि 5-6 साल बाद क्या करेंगे, सीईओ बनेंगे, जनरल बनेंगे, एम्बेसडर। गेट्स मानते हैं, हम साथ में कॉलेज भी जाते, काम भी करते। वो माइक्रोसॉफ्ट का को फाउंडर भी बन सकता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। केंट एक माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सीडेंट में हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही मर गया। हर साल अमेरिका में करीब 36 लोग पहाड़ चढ़ते वक्त मरते हैं। एक हाई स्कूल स्टूडेंट का पहाड़ पर मरना लगभग 1 इन अ मिलियन चांस है। बिल को मिला 1 इन अ मिलियन लक, और केंट को मिला 1 इन अ मिलियन रिस्क। दोनों का असर एक जैसा ताकतवर, लेकिन एक दूसरे के उलट। किस्मत और जोखिम दोनों दिखाते हैं कि जिंदगी में नतीजे सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि कई बार आपके कंट्रोल से बाहर की चीज़ों से भी तय होते हैं। दोनों एक जैसे हैं,
अगर आप किस्मत पर भरोसा करते हैं तो जोखिम की रिस्पेक्ट भी करनी होगी, क्योंकि हम एक ऐसे गेम में हैं जिसमें 7 अरब लोग हैं और हर वक्त चीज़ें बदल रही हैं। आपके कंट्रोल के बाहर की घटनाएं कई बार आपके खुद के फैसलों से भी ज़्यादा असर डाल सकती हैं, पर क्योंकि किस्मत और रिस्क को मापना मुश्किल है और स्वीकार करना और भी मुश्किल, इसीलिए अक्सर इन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हर बिल गेट्स के पीछे एक केंट इवांस होता है, जो उतना ही टैलेंटेड था पर लाइफ रूपी रूलेट का गलत साइड पड़ा। जब आप किस्मत और रिस्क की इज्जत करना सीखते हैं तो आप समझते हैं कि किसी की फाइनेंशियल सक्सेस आपकी हो या किसी और की, ना उतनी शानदार होती है और ना ही उतनी खराब जितनी लगती है। कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट ने अपनी रेल कंपनी को बढ़ाने के लिए कुछ जबरदस्त डील्स की थी। एक बार उनके एक बिजनेस एडवाइजर ने झुक के कहा, सर, आपने जितनी भी डील्स की हैं सब गैर कानूनी हैं। वेंडरबिल्ट बोले, हे भगवान जॉन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि न्यूयॉर्क स्टेट के कानून मानकर रेल चलाई जा सकती है? जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो दिमाग में यही आया, यही तो वो एटीट्यूड है जिसकी वजह से वेंडरबिल्ट इतना सक्सेसफुल बना। उस दौर में रेल जैसे नए बिजनेस के लिए कोई कानून बना ही नहीं था। तो वेंडरबिल्ट ने सोचा, कानून वून की चिंता छोड़ो, बस चलते रहो। वो बहुत सल हुआ, इतना कि उसकी कानून तोड़ने की हरकतें आज बोल्ड विजन कहकर देखी जाती हैं। पर जरा सोचो, अगर उसका यही काम फ्लॉप हो जाता, कोर्ट केस में फंस जाता, तो शायद आज उसकी कहानी होती अफा एक क्रिमिनल जो अपनी गैर कानूनी कंपनी में डूब गया। तो दिक्कत ये है, हम वेंडरबिल्ट को कानून तोड़ने के लिए उतने ही शौक से सराहते हैं जितने गुस्से से एनरॉन को कोसते हैं। शायद फर्क बस इतना है कि एक किस्मत से बच गया और दूसरा रिस्क के फंदे में फंस गया। जॉन डी रॉकफेलर की भी वही कहानी है। उसने भी कानूनों की धज्जियां उड़ाई। एक जज ने उसकी कंपनी को चोर तक कह दिया था, लेकिन इतिहासकार उसे स्मार्ट बिजनेसमैन बोलते हैं। अब सवाल है, कब कोई क्रिएटिव आदमी कहलाता है जो पुराने कानूनों की परवाह नहीं करता, और कब वही आदमी बन जाता है क्रिमिनल? बहुत छोटा सा फर्क है। वेंडरबिल्ट ने एक बार कहा था, मुझे कानून की क्या परवाह, मेरे पास पावर है, उसके लिए तो चल गया। लेकिन क्या गारंटी है कि यही लाइन किसी की आखिरी लाइन ना बन जाए? बोल्ड और बेवकूफाना रिस्क में लाइन बहुत पतली होती है, और जब तक आप किस्मत और रिस्क को समझते नहीं, वो लाइन आपको दिखेगी ही नहीं। बेंजामिन ग्रैहम को वैल्यू इन्वेस्टिंग का बाप माना जाता है और वही वॉरेन बफेट के मेंटर भी थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी सक्सेस इस वजह से हुई कि उन्होंने जीको के बहुत सारे शेयर ले लिए थे, जो कि उनके खुद के बनाए डाइवर्सिफिकेशन रूल्स के खिलाफ था। ग्रैहम खुद बोले थे, पता नहीं ये लकी ब्रेक था या बहुत समझदारी से लिया गया फैसला। हम मार्क जकरबर्ग को जीनियस मानते हैं क्योंकि उसने याहू का 1 बिलियन वाला ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन लोग याहू को बेवकूफ़ बोलते हैं क्योंकि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर नहीं माना। अब बताओ, क्या सीखें इन दोनों से? सच ये है कि किस्मत और रिस्क इतने उलझे हुए हैं कि साफ साफ जवाब देना मुश्किल है। कितनी सारी स्टोरीज हैं, कई करोड़ों की दौलत बनी लेवरेज की वजह से, कई बर्बाद भी हुए लेवरेज की वजह से। कुछ बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को हद से ज़्यादा पुश करते हैं और बेस्ट बन जाते हैं, कुछ वही करके सबसे खराब माने जाते हैं। कभी हम कहते हैं कस्टमर हमेशा सही होता है, और कभी कहते हैं कस्टमर को खुद नहीं पता उसे क्या चाहिए। इंस्पायरिंगली बोल्ड और बेवकूफ़ाना रिस्की में फ़र्क बस हाइंडसाइट से समझ आता है। लक और रिस्क जुड़वा भाई हैं, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और जब हम ये सीखना चाहते हैं कि पैसा कैसे संभालें, तो हमें ये समझना होता है कि कौन सा रिजल्ट मेहनत से आया, कौन सा किस्मत से और कौन सा रिस्क के कारण। तो क्या करें? 2 बातें याद रखो। आर्ट, सोच समझकर लोगों को रोल मॉडल बनाओ। जो सक्सेसफुल है ज़रूरी नहीं कि सब सही किया हो, और जो फेल हुआ ज़रूरी नहीं कि वो बेवकूफ़ था। 2, हर रिजल्ट को सिर्फ मेहनत का नतीजा मत मानो। जब मेरा बेटा पैदा हुआ मैंने उसे चिट्ठी में लिखा। कुछ लोग ऐसे परिवार में पैदा होते हैं जहाँ पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाता है, कुछ वहाँ जहाँ पढ़ाई को रोका जाता है। कुछ को अच्छा इकोनॉमी मिलती है, कुछ को युद्ध और गरीबी। मैं चाहता हूँ तू सक्सेसफुल बने, पर यह भी समझ कि हर सफलता मेहनत से नहीं आती और हर गरीबी आलस से नहीं आती। इसलिए किसी एक इंसान की स्टोरी से सीखना बंद करो, पैटर्न से सीखो।
क्योंकि हम अक्सर उन लोगों की कहानियाँ पढ़ते हैं जो या तो बहुत ऊपर गए या बहुत नीचे, लेकिन वही स्टोरीज सबसे कम रिलेटेबल होती हैं, क्योंकि उनमें या तो बहुत ज़्यादा किस्मत होती है या बहुत ज़्यादा रिस्क। वॉरेन बफेट जैसा बनना मुश्किल है, क्योंकि उसकी सक्सेस इतनी एक्सट्रीम है कि उसमें किस्मत का रोल बहुत बड़ा है। लेकिन टाइम पर कंट्रोल होना, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोगों को खुश बनाती है, और यही चीज़ आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मेरे फेवरेट हिस्टोरियन फ्रेडरिक लुइस एलन आम लोगों की ज़िंदगी को स्टडी करते थे। वो लोग जो न्यूज़ में नहीं आते, उनकी स्टोरीज ज़्यादा रियल होती हैं, क्योंकि उसमें लाइफ की सच्ची सीख मिलती है। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, सक्सेस एक खराब टीचर है। ये समझदार लोगों को ये यकीन दिला देती है कि वो कभी हारेंगे ही नहीं। तो जब सब अच्छा चल रहा हो ये मत सोचो कि तुम मजे हो। अगर किस्मत से ऊपर गए हो तो रिस्क भी कभी नीचे खींच सकता है। और जब फेल हो जाओ तो खुद को मत कोसो। शायद तुमने गलत फैसला नहीं लिया, बस किस्मत का दूसरा पहलू दिखा। ट्रिक ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे करो कि कुछ गलत फैसले तुम्हें बर्बाद ना कर दें और तुम गेम में बने रहो। और सबसे ज़रूरी बात, जितना हम दूसरों की सक्सेस को किस्मत से जोड़ सकते हैं, उतना ही हमें दूसरों की हार को भी समझदारी और माफ़ी से देखना चाहिए। कुछ भी उतना अच्छा या उतना बुरा नहीं होता जितना दिखता है। अब अगली स्टोरी दो ऐसे लोगों की है जिन्होंने अपनी किस्मत को पुश किया,